प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आपका झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 10 के अध्याय जे प्रक्रम से करेंगे और इसके आधार पे कुछ रोचक प्रश्नों को भी हल करेंगे। फिर उसके बाद कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का अध्ययन करेंगे और उसके आधार पे भी कुछ रोचक प्रश्नों को हल करेंगे। फिर उसके बाद कक्षा 12वीं के विज्ञान के अध्याय विलियम को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद विज्ञान के ही दूसरे अध्याय पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के बारे में भी चर्चा करेंगे और इन अध्यायों के आधार पे कुछ रोचक प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम डीजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है जैव प्रक्रम। आज हम इसका तीसरा भाग करेंगे। दरअसल इससे पहले वाले भाग में हमने जाना था कि पोषण क्या होता है और कितने तरह का होता है। इस भाग में हम जानेंगे कि आखिर जो ये पोषण होता है ये मनुष्यों में किस तरीके से होता है। तो शुरुआत करते हैं आहार नली को समझते हुए। ये आहार नली का चित्र है। आहार नली के अंदर हमारा जो काम होता है वो होता है पाचन का। पाचन के बाद यहाँ पर जो हमारे शुद्रांत है वहां पर पचे हुए भोजन का होता है अवशोषण, और अवशोषण होने के बाद जो खाना होता है वो चला जाता है हमारे रक्त में, जहां पर उससे हमें ऊर्जा मिलती है। परंतु शुद्रांत में सभी भोजन का अवशोषण नहीं होता, क्योंकि कुछ भोजन ऐसा होता है जो हमारा शरीर अवशोषित नहीं कर सकता। इसे हम कहते हैं कचरा, क्योंकि इसे हमारे शरीर से बाहर निकालना है। और इसका काम करता है हमारा बृहद्रांत। यहाँ पर उत्सर्जन होता है, जहाँ से जो भोजन होता है जिसकी कोई जरूरत नहीं है उसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ये है हमारे आहार नली में होने वाले प्रक्रम। चलिए इन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले से, जो है हमारा मुंह। भोजन को हमारे दांतों से चबाकर और लार द्वारा भोजन को गीला करके शारीरिक रूप से सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे मुंह में दांत होते हैं जो हमारे भोजन को तोड़ते हैं, और हमारे मुंह में जो लार होती है जो कि हमारे लार ग्रंथि से निकलती है वो भोजन को कोमल बनाती है, जिससे कि भोजन आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश कर सके। अब अगर हम बात करें लार ग्रंथि की, तो लार ग्रंथियों द्वारा लार निकलता है। अब ये जो लार होता है, इस लार के अंदर लार एमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है। ये स्टार्च को तोड़ता है, जिससे हमें साधारण शर्करा मिलती है। यहाँ पर हमारे मुंह का काम खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा जो भोजन होता है वो ग्रास नली से होते हुए हमारे आमाशय तक पहुँचता है। ग्रास नली हमारे मुंह से पेट को जोड़ती है, जिससे जो हमारा भोजन है वो मुंह से होते हुए पेट तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि अगर हम उल्टा खड़े हो जाएं तो भोजन मुंह में वापस नहीं आता, ऐसा क्यों? अगर सोचा जाए कि हम उल्टा खड़े हों तो क्या होगा कि हमारा पेट ऊपर चला जाएगा और हमारा मुंह नीचे आ जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होना चाहिए कि पेट से भोजन वापस मुंह में आ जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। इसका कारण है कि जो हमारा ग्रास नली होता है वो मांसपेशियों से बना होता है और उसका भोजन के ऊपर बहुत अच्छा नियंत्रण होता है। वो हमारे भोजन को धक्का देकर हमारे आमाशय तक पहुंचाता है, और जो भोजन है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे नहीं आता। और यही कारण है कि उल्टा खड़े होने पर जो भोजन है वो पेट से वापस मुंह तक नहीं आता। हमारी ग्रास नली में जो ये गति होती है इसे कहा जाता है क्रमांकुचन गति, जिससे जो हमारा भोजन होता है वो मुंह से होते हुए पेट तक पहुंचाया जाता है। अब अगर हम बात करें आमाशय की,
तो आमाशय एक बृहत अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। तो ये एक गुब्बारे की तरह है जिसमें जितना भोजन डाला जाए वो उतना ज्यादा फैल जाता है, परंतु गुब्बारे की तरह ही इसकी भी एक लिमिट होती है। अगर हम जरूरत से ज्यादा भोजन आमाशय में डालेंगे तो वो फट सकता है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। अब आमाशय के अंदर होता क्या है कि आमाशय के अंदर गैस्ट्रिक ग्रंथि होती है जिससे पाचक रस निकलता है। पाचक रस के अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और होता है पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही ज्यादा तनु अम्ल होता है और इस कारण जितने भी विषाणु और कीड़े मकोड़े हमारे भोजन में होते हैं वो हमारे पेट में मर जाते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है और पेप्सिन जो होता है वो अम्लीय माध्यम में ही काम कर सकता है और इसलिए यह पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। गैस्ट्रिक ग्रंथि से एक और एंजाइम निकलता है जिसका नाम है श्लेष्मा। श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक आस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा भोजन है वो आमाशय से क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। अब जो हमारा क्षुद्रांत है वहां पर भोजन का पूर्ण पाचन होता है, यानी कि जो वसा है वो वसा अम्ल में बदल जाती है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है और कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिल जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं सभी जीव एक ही तरह का खाना नहीं खाते और अलग अलग खाने को पचाने के लिए अलग अलग विधि अपनाई जाती है और इसीलिए जो मांसाहारी और शाकाहारी होते हैं उनकी जो साइज होता है क्षुद्रांत का उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मांस जो होता है उसे पचाना बहुत ही आसान होता है, वहीं अगर हम घास वगैरह की बात करें तो उन्हें पचाना कठिन होता है और इसीलिए मांसाहारी में क्षुद्रांत बहुत छोटे होते हैं। वहीं शाकाहारी जीव की बात करें जैसे कि गाय, खरगोश इत्यादि, तो उनमें जो क्षुद्रांत होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। भोजन जब क्षुद्रांत में पहुंचता है उससे पहले वो मिलता है यकृत और अग्नाशय से। चलिए जानते हैं अग्नाशय के बारे में। दरअसल अग्नाशय जो होता है वो अग्नाशय रस का श्रवण करता है जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। परंतु यहाँ पर एक परेशानी ये है कि जो अग्नाशय रस होता है इसे काम करने के लिए भोजन को क्षारीय होना चाहिए, पर हम ये जानते हैं कि जो हमारा आमाशय है उससे जो भोजन आता है वो अम्लीकृत होता है, तो उसे क्षारीय बनाने का काम करता है यकृत। यकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है क्योंकि पित्तरस एक क्षारीय होता है और इसलिए यह भोजन को क्षारीय माध्यम में बदल देता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है, यानी कि जो हमारा यकृत होता है वो वसा पर भी कार्य करता है। ये क्या करता है, बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में बदल देता है क्योंकि बड़ी गोलिकाएं जो होती हैं वसा की उन्हें पचाना उतना आसान नहीं होता और इसीलिए जब यकृत इन्हें छोटी गोलिकाओं में बदल देता है तो इन्हें आसानी से पचाया जा सकता है। तो चलिए अब वापस आते हैं क्षुद्रांत पे। दरअसल जो यकृत और हमारा अग्नाशय है वो अपना काम कर चुके हैं और क्षुद्रांत ने भी भोजन को पचा दिया है। तो इसके बाद क्या काम बचता है, इसके बाद काम बचता है अवशोषण का। भोजन का जो अवशोषण होता है वो भी होता है क्षुद्रांत के अंदर। क्षुद्रांत के आंतरिक आस्तर पर अनेक उंगलियों जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं और इससे क्या होता है कि दीर्घरोम में जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं इनकी बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देते हैं, जहां पर कोशिकाओं के अंदर इनसे ऊर्जा बनाई जाती है। अब इन दीर्घरोम से सारा भोजन अवशोषित नहीं होता। जो बिना पचा भोजन होता है उसे बृहदांत्र में भेज दिया जाता है जहां पर अधिसंख्यक दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं और उसके बाद इन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या जान लिया। इस वीडियो में हमने जाना कि आखिर मनुष्यों में पोषण किस तरीके से होता है। अब इसके बारे में आप अपनी NCERT ये बुक का
जैव प्रक्रम वाला अध्याय पढ़िएगा, जहां पर आपको पढ़ना है मनुष्यों में पोषण। इसके अंदर आपने इस वीडियो में जो भी चीजें पढ़ी हैं वो डिटेल में लिखी हुई हैं और आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, इसलिए आप उन्हें जरूर पढ़िएगा। तो इसके बाद हम अगली वीडियो में जानेंगे श्वसन के बारे में। तो आपको 2 काम करने हैं। पहला तो आपको इस वीडियो में जो भी पढ़ा है उसे पढ़ना है और अगली कक्षा में आपको श्वसन पढ़ के आना है, जिससे जो वीडियो हो वो आपको और अच्छे से समझ आए। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, हिंदी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्या आपको पता है यूरोप में राष्ट्रवाद कब और कैसे हुआ? चलिए जानते हैं। इस वीडियो में आज हम 2 विषयों पर बात करेंगे। पहला है फ्रांसीसी क्रांति और दूसरा है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। दोस्तों, यह है वह चित्र। इस चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। यहाँ आप ज्ञानोदय के एक हाथ में उसकी मशाल भी देख सकते हैं और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि राष्ट्रवाद कब और कैसे हुआ। 19वीं सदी के दौरान यूरोप में राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिससे यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्र राज्यों में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। आइए अब जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार कैसे हुआ। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। फ्रांस में फिर स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली भी कर दिया गया और पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे।
चलिए दोस्तों, अब मुझे बताइए, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? जी हाँ, यह है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया गया था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट किया, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता भी कहा जाता है, ने जन पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित भी बनाया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों में मुक्ति दिलाई। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के मानचित्र को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है, जिन्हें आज हम जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली के रूप में जानते हैं। तब वह राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे। तो फिर राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा, चलिए देखते हैं। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार इन 4 प्रक्रियाओं में हुआ, जैसे कि कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग, दूसरा उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने, तीसरा 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद और चौथा क्रांतिकारी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग में क्या क्या तब्दीली या क्या क्या चीजें वापरी। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का उपयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े हुए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म, जिसका अर्थ है आजादी। मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण का खत्म करना पक्ष में था। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्तिहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। आइए अब जानते हैं कि 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद कैसे हुआ। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारों रूढ़िवाद की भावनाओं से प्रेरित थी। रूढ़िवाद मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे चर्च, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। 1815 की वियना संधि यानी ट्रीटी ऑफ वियना तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रीय द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आजादी। 1815 में क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्र व्यवस्थाओं का विरोध करना से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जोसेपी मैत्सिनी। वह कार्बोनेरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गए। मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैत्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। तो चलिए दोस्तों, अब बताइए कि हमने आज क्या सीखा। हमने इस वीडियो में आज सीखा कि फ्रांस में राष्ट्र का विचार कैसे हुआ था और यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कब हुआ था। अब दोस्तों हम अगली वीडियो में सीखेंगे क्रांतियों का युग, जो कि 1830 से लेकर
1848 तक था। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, हिंदी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भाग दूसरा। इस वीडियो में आज हम दो विषयों पर बात करेंगे। पहला फ्रांस में विद्रोह और दूसरा जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ वो हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। फ्रांस में प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ था। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, वैसे ही यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आजादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्य वर्गों के लोग शामिल थे। आइए अब हम जानते हैं कि ऑटोमन साम्राज्य क्या है। दोस्तों, यह है ऑटोमन साम्राज्य का झंडा। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आजादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया वह थी यूनान की स्वतंत्रता संग्राम। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। दोस्तों, यह है लॉर्ड बायरन, जो कि एक अंग्रेजी कवि है और इन्होंने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए, जहां पर 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता थी। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि रोमानी कल्पना और राष्ट्र भावना कैसे विकसित हुई। दूसरा, भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह का क्या परिणाम रहा। तीसरा, हम जानेंगे कि 1848 की उदारवादियों की क्रांति क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना कैसे विकसित हुई है, आइए जानते हैं। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। जर्मन दार्शनिक योहान ग्राफीड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले पोलिश भाषा को स्कूलों से हटाकर रूसी भाषा को हर जगह अपनाया गया। फिर पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयां लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। 1848 ऐसा ही एक वर्ष था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम देते थे। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विरोध कर रहे थे, तब एक क्रांति भी हो रही थी। 1848 की इन्हीं घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी।
18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से शिरकत की। आइए अब जानते हैं कि क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। दूसरा, 19वीं सदी में इटली कैसा दिखता था। और तीसरा, ब्रिटेन की वह अजीब दास्तां क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं यह समझना कि क्या सेना राष्ट्र का निर्माता हो सकती थी या नहीं। जैसा आप जानते हैं कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थीं और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित सांसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्रियों के एक बैठक वसीये के महल के बेहद ठंडे शीश महल, जिसे हम हॉल ऑफ मिरर्स भी कह सकते हैं, में हुई। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक आधुनिकीकरण पर काफी जोर दिया और प्रशा द्वारा उठाए कदम और उसकी कार्रवाई बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पीडमोंट में एक इतालवी राजघराने का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बूर्बो राजाओं के अधीन थे। इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों जैसे कि अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान निर्जातीय यानी एथनिक थी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन, जो कि 1707 में हुआ था, से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। वुल्फ टाउन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई, जो कि 1798 में हुई थी, असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने इस वीडियो में फ्रांसीसी विद्रोह के बारे में जाना और जर्मनी एवं इटली का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में भी जाना। दोस्तों, अब हम अगली वीडियो में यह जानेंगे कि राष्ट्र की दृश्य कल्पना क्या है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान का दूसरा अध्याय विलयन शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से विषयों पर बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम विलयन का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम विलयन की सांद्रता पढ़ेंगे और उसके बाद हम विलेयता के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं विलयन के परिचय से।
अभी जो आपके सामने चित्र आया है वह एक विलयन का चित्र है। विलयन दो अवयव से मिलके बना होता है। पहला अवयव होता है विलेय और दूसरा अवयव होता है विलायन। विलेय हमेशा कम मात्रा में मौजूद होता है, वहीं विलायन ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है। यह होता है विलेय, और विलेय और विलायन को मिलके बनता है विलयन। अब बात करते हैं सांद्रता के बारे में। सांद्रता को दर्शाने के लिए कुछ तरीके होते हैं, वो तरीके मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे पहला तरीका है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा तरीका है आयतन प्रतिशत, तीसरा तरीका है पार्ट्स पर मिलियन, इसको पीपीएम भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, चौथा तरीका है मोलरता, पांचवा तरीका है मोललता और छठा तरीका है मोल अंश। हम इन 6 तरीकों को एक एक करके अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत से। द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का एक आसान सा सूत्र है। ऊपर हमें रखना होता है विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान और नीचे होता है विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100। जो ऊपर हम जिस अवयव का द्रव्यमान रखते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत भी हम उसी अवयव का निकालते हैं। तो ऐसे हम द्रव्यमान प्रतिशत को निकालते हैं। उसके बाद आता है आयतन प्रतिशत। जैसे हमने द्रव्यमान प्रतिशत निकाला था वैसे ही आयतन प्रतिशत को निकालने का भी एक सूत्र है। वो ये है कि ऊपर जो है हम रखते हैं अवयव का आयतन। जिस भी अवयव के लिए हमने आयतन प्रतिशत निकालना होता है, ऊपर उस अवयव का आयतन रखेंगे और नीचे में हम विलयन का कुल आयतन रखेंगे और पूरे को गुणा कर देंगे 100 से। इससे जो है हमारे पास आयतन प्रतिशत आ जाएगा। उसके बाद हम निकालते हैं पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम अंग्रेजी में पीपीएम भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पार्ट्स पर मिलियन निकालने का जो सूत्र है वो ये है, हमें जिस भी अवयव का पार्ट्स पर मिलियन निकालना होता है, ऊपर में उस अवयव के भागों की संख्या रखते हैं और नीचे में विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या रखते हैं और इससे जो भी हमारा उत्तर आता है हमें उसे 1 लाख से गुणा करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 लाख से गुणा करने का क्या कारण है। देखिए क्या होता है, किसी भी विलयन में कभी कभी कुछ अवयव कम मात्रा में मौजूद होते हैं, तो जो हमारा उत्तर आता है वो दशमलव में आता है और वो काफी अजीब लगता है। तो उसको थोड़ा ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा उत्तर आता है उसे हम 1 लाख से गुणा कर देते हैं और गुणा करने के बाद जो हमारा उत्तर आता है उसे हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो ये था पार्ट्स पर मिलियन। अब बात करते हैं मोलरता की। मोलरता का जो सूत्र होता है वो ये होता है, ऊपर हम विलेय के मोल रखते हैं और नीचे विलयन का लीटर में आयतन रखते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नीचे हम जो भी विलयन का आयतन रखेंगे वो हमें लीटर में रखना होगा। अगर वो आयतन मिलीलीटर में दिया हुआ है और हमने वैसा ही मिलीलीटर में आयतन रख दिया नीचे, तो उससे जो हमारा उत्तर है वो गलत आएगा। और ये होता है बहुत बार विद्यार्थियों के साथ, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। नीचे हमेशा विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। अगर वो मिलीलीटर में है तो आप उसको लीटर में बदलें। तो ये होती है मोलरता। अगर हम परीक्षा के नजरिए से देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, तो इस पर आप कुछ प्रश्न हल कर लीजिएगा। अब बात करते हैं मोललता की। मोललता को निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है, ऊपर हम रखते हैं विलेय के मोल और नीचे हम लिखते हैं विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। यहाँ पर 2 बातें ध्यान देने वाली हैं। नीचे जो है वो हमेशा विलायक का द्रव्यमान आएगा। कभी कभी हो जाता है कि जो हमारा प्रश्न है उसमें हमें विलयन का द्रव्यमान दिया होता है और विद्यार्थी क्या करते हैं, वहां पे गलती कर देते हैं, वो विलयन का द्रव्यमान रख देते हैं नीचे। तो ऐसा नहीं करना है, हमें वहां से पहले विलायक का द्रव्यमान निकालना है और उसे रखना है नीचे। दूसरी बात, नीचे जो विलायक का द्रव्यमान आएगा वो हमेशा किलोग्राम में आना चाहिए। अगर वो द्रव्यमान ग्राम में दिया है या फिर मिलीग्राम में दिया है तो आपको उसे
किलोग्राम में बदलना होगा और उसको बदल के फिर आप उसको जो मोललता का सूत्र है उसमें रखेंगे। तो ये थी मोललता। अब बात करते हैं मोल अंश की। मोल अंश का जो हमारा सूत्र होता है वो यह होता है, ऊपर आता है अवयव के मोल की संख्या, जिस भी अवयव के लिए हमें मोल अंश निकालना होता है ऊपर हम उस अवयव के मोलों की संख्या रखते हैं और नीचे हम सभी अवयव के मोलों की कुल संख्या रखते हैं और इससे हमारा मोल अंश निकल आता है। मोल अंश भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप इस पे आधारित कुछ प्रश्न जो है अपनी किताब से कर लीजिएगा। अब बात करते हैं विलेयता की। किसी भी अवयव की विलेयता एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है। यह विलेयता की परिभाषा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि विलेयता हमेशा एक निश्चित तापमान पे ली जाती है। अगर तापमान बदल दिया जाएगा तो विलेयता भी बदल जाएगी। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने विलयन का परिचय पढ़ा, उसमें हमने विलेय और विलायन जैसी दो चीजें पढ़ी। फिर हमने विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने विलेयता के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ आई होंगी और आपको ये सुझाव देना चाहता हूं कि आप इन सब चीजों को रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी भाग 1 से पढ़ लीजिएगा और इन पर आधारित कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में सबसे पहले हम ठोसों और गैस की द्रवों में विलेयता के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम हेनरी का नियम पढ़ेंगे और आखिरी में हम द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम विलयन पार्ट का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ठोसों और गैस की द्रवों में विलेयता के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम हेनरी का नियम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को ठोसों और गैस की द्रवों में विलेयता से। विलेयता समान समान को घोलता है के नियम का पालन करती है। यह बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात है विलेयता के बारे में कि विलेयता समान समान को घोलता है के नियम का पालन करती है। कभी भी जब विलेयता की प्रक्रिया होती है तो उसमें सबसे पहले विलीनीकरण होता है और उसके बाद क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया होती है। आइए अब ये चीज़ समझते हैं कि समान समान को घोलता है का नियम क्या होता है
और ये नियम क्यों बनाया गया। देखिए होता क्या है, अभी जो आपके सामने फोटो आई है उस चित्र में आपको दिख रहा होगा कि NaCl का क्रिस्टल जो है वो हमने पानी के अंदर घोला है। तो NaCl के क्रिस्टल में क्या होता है, Na+ और Cl- धनायन और ऋणायन बनते हैं। इसी कारण NaCl को पोलर क्रिस्टल भी कहा जाता है। यहाँ से हमें ये तो पता लग गया कि NaCl की जो प्रवृत्ति है वो पोलर प्रवृत्ति है। वहीं अगर हम बात करें पानी की, तो पानी क्या होता है, पानी का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है और पानी भी पोलर प्रवृत्ति का होता है। तो NaCl भी पोलर प्रवृत्ति का है और पानी भी पोलर प्रवृत्ति का है, तो दोनों आपस में घुल जाते हैं। इसी को कहते हैं समान समान को घोलता है। तो अब होता क्या है, यहाँ पर हमने देखा कि जो पोलर विलेय है वो पोलर विलायन में ही घुलेगा। अगर दोनों में से एक भी नॉन पोलर हुआ तो वो दोनों आपस में नहीं घुलेंगे। तो यही नियम कहलाता है समान समान को घोलता है का नियम। यह नियम बहुत ज़रूरी है, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर, तो आप इस चीज़ को एक बार अपनी NCERT रसायन विज्ञान भाग 1 से पढ़ लीजिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें हम ये जानेंगे कि विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कारक है पदार्थ की प्रकृति। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो पदार्थ की प्रकृति है वो किस तरह से प्रभावित करती है विलेयता को। अगर समान समान हुआ तो पदार्थ घुलेगा, अगर समान समान नहीं हुआ तो पदार्थ नहीं घुलेगा। दूसरा जो कारक है वो है तापमान। तापमान भी एक ऐसा कारक है जो विलेयता को प्रभावित करता है, ये हम आगे देखेंगे। तीसरा जो कारक है वो है दाब। दाब उन मामलों में विलेयता को प्रभावित करने वाला एक कारक है जहां पर विलेय गैस हो, तो दाब वहां पर विलेयता को प्रभावित करता है। जिन मामलों में द्रव हमारा विलेय होता है उन मामलों में दाब विलेयता को प्रभावित नहीं करता। तो दाब सिर्फ गैसों के लिए विलेयता को प्रभावित करने वाला एक कारक होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तापमान किस तरह से विलेयता को प्रभावित करता है। तापमान का जो प्रभाव है विलेयता पर वह इस बात पर निर्भर करता है कि जो हमारी प्रक्रिया है वो किस तरह की है। अगर ऊष्मशोषी प्रक्रिया है तो ऊष्मशोषी प्रक्रिया में तापमान बढ़ने से विलेयता बढ़ती है, और वहीं अगर ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया है तो तापमान बढ़ने से विलेयता कम होती है। यह था विलेयता पर तापमान का प्रभाव। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम कहता है कि किसी भी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस मोल अंश के समानुपाती होता है। अगर हम हेनरी के नियम का एक्सप्रेशन देखें तो उसे ऐसा लिखा जाता है P = KH × X। यहाँ पर P जो है वह गैस का आंशिक दाब है और X जो है वो गैस का मोल अंश है, और KH यहाँ पर हेनरी स्थिरांक है। यह है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और इस पर कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिए। हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोग भी हमको पढ़ने होंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। तो हेनरी के नियम का जो पहला अनुप्रयोग है वो ये है कि आपने बाजार में कोका कोला या सोडा की बोतल तो देखी ही होगी। आपने सोडा जल और शीतल पेयों में देखा होगा कि उसमें जब हम उसे खोलते हैं तो झटके से एक गैस बाहर निकलती है, वह गैस CO2 गैस होती है। हर सोडा जल और शीतल पेयों में यह CO2 गैस पाई जाती है। अब होता क्या है, जो भी इस सोडा जल और शीतल पेय को बनाता है वो यह चाहता है कि CO2 की विलेयता बोतल में बनी रहे और हो सके तो CO2 की जो विलेयता है वो बोतल में ज़्यादा ही हो। तो विलेयता को बढ़ाने के लिए जो भी इस सोडा जल या शीतल पेय को बनाता है
वो क्या करता है, वो बोतल को अधिक दाब पर बंद कर देता है। अधिक दाब पर बंद करने के कारण क्या होता है कि जो CO2 गैस होती है उसकी विलेयता सोडा जल या शीतल पेय में बहुत ही बढ़ जाती है। तो यह एक बहुत बड़ा फायदा होता है और ये हेनरी के नियम का एक अनुप्रयोग है। यह बहुत ज़रूरी है, आप इसको अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिए। अब अगला जो हेनरी के नियम का अनुप्रयोग है वह यह है कि गहरे समुद्र में जो गोताखोर जाते हैं, आपने देखा होगा कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के जाते हैं। आपने फिल्मों में या फिर टीवी में कभी देखा होगा कि जो गहरा समुद्र होता है उसमें जो गोताखोर जाते हैं वह ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के जाते हैं। अब होता क्या है, गहरे तल में, गहरे समुद्र तल में गैसों का अधिक दाब होता है। अधिक दाब होने के कारण रक्त में गैसों की अधिक घुलनशीलता होती है। तो अधिक घुलनशीलता का सामना गोताखोरों को समुद्र के अंदर करना पड़ता है। अब होता क्या है, जब गोताखोर समुद्र के सतह पर आने लगता है तो सतह पर आते आते ये सारी गैसें धीरे धीरे निकलने लगती हैं। तो जब ये गैसें नसों से बाहर निकल रही होती हैं तो होता क्या है कि ये अपने बुलबुले छोड़ती है नसों में। बुलबुले ब्लॉकर का काम करते हैं और ये खून को रोक देते हैं। इससे काफ़ी हार्ट की प्रॉब्लम होती है और गोताखोरों को एक चिकित्सक अवस्था का सामना करना पड़ता है जिसे बेंड्स कहते हैं। अक्सर गोताखोरों को इस बेंड्स नाम की चिकित्सक अवस्था का सामना करना पड़ता है। हेनरी के नियम के ये 2 अनुप्रयोग आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिएगा। यह बहुत ज़रूरी हैं परीक्षा के उद्देश्य से और इन नियमों और इन अनुप्रयोगों को अपनी किताबों से भी पढ़ लीजिएगा। आइए अब हम इस वीडियो की अंत में आ गए हैं, तो देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने ठोसों और गैस की द्रवों में विलेयता पढ़ी और उसके बाद हमने हेनरी का नियम पढ़ा और साथ ही हमने हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोग भी पढ़े। तो आज की वीडियो में हमने ये सब पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ आई होंगी। मैं ये आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप ये सब चीज़ें NCERT रसायन विज्ञान भाग 1 से पढ़ लीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग राउल्ट नियम पढ़ेंगे और उसके बाद हम आदर्श एवं अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। इस वीडियो में हम पुष्प, पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पुष्प से। अब दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह एक पुष्प का चित्र है जिसके अलग अलग भाग हैं। वृत्तिकाग्र, वृत्तिका, अंडाशय, परागकोश, तंतु, दल, बाह्य दल और पुष्पासन। अब दोस्तों, वृत्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय मादा जननांग स्त्री केसर के हिस्से हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और परागकोश और तंतु नर जननांग पुंकेसर के हिस्से हैं। अब एक या उससे ज्यादा स्त्री केसर आपस में मिलकर जायांग बनाते हैं और इसी तरह से एक या उससे ज्यादा पुंकेसर मिलकर पुमंग बनाते हैं और बाह्य दल आपस में मिलकर कैलिक्स बनाते हैं
और दल आपस में मिलकर कोरोला बनाते हैं। आइए अब हम पुष्प के नर जनन अंग पुंकेसर को समझते हैं। ये चित्र पुंकेसर का है। कितना सुंदर है ना ये। पहला है द्विपालिक संरचना वाला परागकोश और दूसरा है लंबा एवं पतला डंठल तंतु। जरा यहां देखिए, ये चित्र पुंकेसर का आपकी एनसीईआरटी किताब का है, जिसमें कि मैंने परागकोश और तंतु को दिखाया हुआ है। और ये पुंकेसर तंतु की मदद से पुष्प से जुड़ा रहता है। यहाँ पर पराग सैक होता है, जहाँ पर पराग कण उत्पन्न होते हैं और इन्हीं पराग सैक में 4 लघु बीजाणुधानी होती है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक पराग कोश है और पराग कोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और ये लघु बीजाणुधानी टैपिटम नाम की परत से ढके होते हैं। इन लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं और इन कोशिकाओं की भित्ति कैलोस नाम की परत से बदल जाती है। अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस से विभाजन होने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 4 लघु बीजाणु बनते हैं, जिन्हें हम लघु बीजाणु चतुष्टय या चतुष्क कहते हैं। बाद में कैलोस की परत हट जाती है और स्पोरोपोलिनिन की परत इनके ऊपर आ जाती है। टैपिटम परत भी अतिरिक्त स्पोरोपोलिनिन उत्पन्न करने लगती है और ये अतिरिक्त स्पोरोपोलिनिन लघु बीजाणु के ऊपर आने लगती है। अब लघु बीजाणु का जो केंद्रक होता है वो विभाजित होने लगता है, जिससे कि जनन कोशिका यानी कि जनरेटिव सेल बनता है और कायिक कोशिका यानी कि ट्यूब सेल बनता है और इसी को हम परागकण कहते हैं। और ये परागकण बाद में एक रेस्टिंग स्टेज में जाने लगता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और लघु बीजाणुधानी की संरचना को समझते हैं। अब इनमें 4 भित्ति परतें होती हैं, जो कि हैं अंतस्त्वचा यानी कि एपिडर्मिस, अंतःस्थीसियम यानी कि एंडोथीसियम और मध्य परत यानी कि मिडल लेयर। ये तीनों परतें संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती है तथा परागकोश को फूटने में मदद करती है। इसकी आंतरिक परत को टेपिटम कहते हैं, जो कि विकासशील पराग कणों को पोषण देती है। और सबसे अंदर की ओर माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। और दोस्तों जरा यहाँ देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी किताब का चित्र है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि पॉलन ग्रेन्स यानी कि परागकण कैसे उत्पन्न हो रहे हैं। अब दोस्तों आपको लघु बीजाणु जनन की परिभाषा जरूर याद रखनी है, जो कि है जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और परागकण को समझते हैं। ये नर युग्मों को उद्भव का प्रतिनिधित्व करता है।
ये आमतौर पर गोलाकार होते हैं जिनका व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। अब हम परागकण की परतों को समझेंगे। वो चीज़ हम इस चित्र से समझेंगे। इनमें 2 परतों वाली भित्ति होती है। बाहरी बाह्य चोल होती है जो कि स्पोरोपोलिन से बनी होती है और आंतरिक भित्ति अंतः चोल होती है जो कि सेल्यूलोज तथा पैक्टिन से बनी होती है। और दोस्तों, परागकण के बाह्य चोल में रंध्र होते हैं जिन्हें हम जनन छिद्र कहते हैं। आइए अब परागकण की कोशिकाओं को समझते हैं। इनमें 2 कोशिकाएं होती है, कायिक कोशिका यानी कि वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल यानी कि जनन कोशिका। अब हम इनको समझेंगे। कायिक कोशिका बड़ी होती है जिसमें कि प्रचुर खाद्य भंडार होता है। एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक भी होता है। और दूसरी है जनन कोशिका जो कि छोटी होती है, तुरकु आकृति वाली होती है जिसमें कि घना जीव द्रव्य होता है और एक केंद्रक होता है। आइए अब परागकण की कुछ और महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। पॉलन जीवन क्षमता। परागकण की वो अवधि जिसमें वे अंकुरण करने की क्षमता बनाए रखता है पॉलन जीवन क्षमता कहलाती है। ये क्षमता तापमान तथा आर्द्रता पर निर्भर करती है। जैसे कि चावल और गेहूं के परागकण में ये क्षमता 30 मिनट तक होती है, जबकि रोजेसी, लेग्यूमिनोसी तथा सोलेनेसी में महीनों तक ये क्षमता रहती है। पराग भंडार। पराग कणों को द्रव नाइट्रोजन में कई वर्षों तक भंडारित किया जाता है जो कि बाद में फसल के उत्पादन में काम आती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और पॉलन एलर्जी को समझते हैं। अब दोस्तों, परागकण एलर्जी करते हैं एवं श्वसनीय वेदना भी पैदा करते हैं जो कि कभी कभी दमा और श्वसनीय शोथ आदि के रूप में विकसित हो सकती है। अब परागकणों के कुछ फायदे भी हैं जिससे कि पराग उत्पाद यानी कि पॉलन उत्पाद बनते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये टैबलेट और सिरप बनाने के काम आता है और इससे खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों की कार्य क्षमता भी बढ़ती है। इस वीडियो में हमने पुष्प को समझा जिसका हमने नर जननांग पुंकेसर के बारे में चर्चा करी और हमने परागकण के बारे में भी पढ़ा। दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के 2 टॉपिक्स को ख़त्म कर लिया है। आप इनको ज़रूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी, भ्रूणकोश और परागण के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। डीजी 7 के आज के एपिसोड में मैं आशा करता हूं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। कक्षा 10 में जे प्रक्रम, कक्षा 10 में अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, कक्षा 12वीं में अध्याय विलियन और कक्षा 12वीं में पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, और इन अध्यायों के ऊपर कुछ रोचक प्रश्नों को भी हल करा। आइए देखते हैं कि अब हम कल की वीडियो में क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कल हम कक्षा 10 में अध्याय नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कक्षा 10 में अध्याय बाल गोविंद भगत, कक्षा 12वीं में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और कक्षा 12वीं में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में
पढ़ेंगे। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो हमने देखा इसका पुनः प्रसारण YouTube पर किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्त के साथ भी इस एपिसोड को शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर इकोवेशन सर्च करें और इस वीडियो तक पहुंच जाएं। धन्यवाद।